आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, जब हम लोग मोशन पढ़ते हैं, मोशन चैप्टर हम लोगों ने शुरुआत करी होती, तो हम लोग मोशन को डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग मोशन में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद बीच में ये टॉपिक रहता है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो इस पर रिलेटिव मोशन के भी क्वेश्चन, कंबाइंडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक का मोशन अंडर ग्रेविटी का काम मतलब आगे भी रहता है। जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर आता है तो उसमें भी हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी की जो इक्वेशंस है वो कैसे बनती हैं, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं। तो इसको मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा मोशन के बारे में बताया। तो मोशन क्या होती है, हम लोगों ने थोड़ा सा मोशन, ठीक है। तो मोशन हम लोगों ने मोशन पढ़ा होगा, ठीक है। मोशन होती क्या है, ठीक है ना। मोशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो मोशन किसको बोलते हैं, मोशन के बारे में अगर बात करें तो मोशन किसको बोलते हैं। अगर मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मान लो एक सपोज एक बस है, ठीक है ना। एक ऐसे मान लो, इस तरह से मान लो, एक मैंने एक बस या कार कुछ भी बना लिया, ठीक है। इस तरह से मान लो एक कार मैंने बना लिया, ठीक है ना। ये हमारा कार हो गया, ठीक है ना, ये कार, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सपोज इस कार के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, इस कार के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक मान लो एक पर्सन है ए, ठीक है ना। एक पर्सन मान लो सपोज ये ए है, ए। एक सेकेंड पर्सन है यहाँ पे बी, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन है बी और एक थर्ड पर्सन है यहाँ पे ग्राउंड पे। ये ग्राउंड हो गया हमारा, जिस, ठीक है ना। ये रोड हो गया। एक थर्ड पर्सन है इस पे सी, ठीक है ना। ये थर्ड पर्सन हो गया सी, ठीक है ना। तो तीन लोग हैं यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है। सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि कार आगे जा रही है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कार आगे जा रही है, किसी स्पीड से कार आगे ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। किसी स्पीड से अगर कार आगे ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। तो अगर ए बी को ऑब्जर्व करता है, किसको, ए जब बी को ऑब्जर्व करेगा तो क्या ए को लगेगा कि बी मूव कर रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या ए को लगेगा कि बी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। या बी को क्या लगेगा कि ए मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या सी को क्या लगेगा ए मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या सी को लगेगा बी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये सब देखना है। तो मोशन क्या होती है, हम मोशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, मोशन होती क्या है, ठीक है। देखो, अगर ए और बी को आपस में देखा जाए तो ए और बी के बीच का जो गैप है ना, ये गैप, ये अगर ए और बी दोनों ही कार में बैठे हुए हैं, कार तो आगे जा रही है, ठीक है ना। अब कार आगे जा रही है, ये कौन देख रहा है, ये सी देख रहा है, ठीक है ना। सी को लग रहा है कार आगे जा रही है, बट ए और बी के बीच में गैप चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इनके बीच का जो आपस में गैप अगर चेंज नहीं हो रहा, रिलेटिव मतलब यहाँ पे रिलेटिव जो गैप है वो चेंज नहीं हो रहा, तो ए को क्या लगेगा, बी रेस्ट पे है, और बी को क्या लगेगा, ए रेस्ट पे है, ठीक है ना। बट अगर सी देखेगा तो सी को क्या लगेगा, ए जा रहा है, क्योंकि कार ट्रैवल कर रही है तो सी को लगेगा कि ए ट्रैवल कर रहा है और सी को लगेगा कि बी भी ट्रैवल कर रहा है। बट बी के रेस्पेक्ट में ए और ए के रेस्पेक्ट में बी, ये दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट पे हैं, ठीक है ना। तो सेम पर्सन, अगर मैं बात करूं सेम पर्सन ए के बारे में अगर बात करें तो सेम पर्सन ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। तो बी के रेस्पेक्ट में जो है ना, ये जो ए पर्सन है ए, ठीक है ना, बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पे है, और सेम पर्सन ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो मोशन बेसिकली है क्या, तो जैसे हम लोग कार बस में ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ में अगर कोई भी पर्सन ट्रैवल कर रहा है, हमारे साथ में हमारे दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम अगर एक ही सीट पे बैठे हुए हैं तो हमें क्या लगेगा, एक सीट पे कि मतलब वो हमारे साथ में बैठा है, तो हमारे रिलेटिव में जो हमारा फ्रेंड है हमारा, ठीक है ना, जो कर, तो फ्रेंड वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा फ्रेंड रेस्ट पे है। बट अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, रोड पे खड़ा हुआ, उसको लगेगा कि कार अगर ट्रैवल करी, कार के जितने जितनी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, सारे के सारे कार के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मोशन जो होती है, मोशन होती क्या है, मोशन हमेशा किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है, ठीक है ना। सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर और सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जर्वर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो ए ऑब्जेक्ट है ना, ए यहाँ पे एक तरह पर्सन जो है ना, ए रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है, वो डिपेंड करेगा कि उसको कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मोशन बेसिकली होती क्या है, मोशन जो होती है ना, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है ना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा था। मैं अगर बोलूँ कि कार मूव कर रही है तो मैं कैसे बोलूँगा कार मूव कर रही है, कार, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूँ मुझे लगेगा कार मूव कर रही है, ठीक है ना। मैं ग्राउंड पे अगर खड़ा हूँ मुझे लगेगा कार मूव कर रही है, क्यों, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में जब मैं कार को देख रहा हूँ तो मेरे और कार के बीच का जो गैप है, सपोज सी जो है ना, भाई मैं हूँ, ठीक है ना, सी मैं हूँ, तो सी के रेस्पेक्ट में कार आगे जा रही है, क्योंकि सी और कार के बीच का जो गैप है वो चेंज हो रहा है, सी और ए के बीच का गैप जो है चेंज हो रहा है, सी और बी के बीच का जो गैप है ना चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा कार ट्रैवल कर रही है, सी बोलेगा ए भी ट्रैवल कर रहा है, सी बोलेगा बी भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। पर जब बी ए को देखेगा, ठीक है ना, तो बी जब ए को देखेगा, बी ए को देखते हुए बोलेगा कि बी ए कैसा है, रेस्ट पे है। समझ पा रहे हैं ना। अगर बी सी को देखेगा तो हम लोगों ने देखा होगा जब हम लोग किसी बस और ये मतलब ट्रेन में सफ़र करते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या लगता है कि अगर मैं मतलब बाहर की चीज़ों को देखते हैं, रोड को देखते हैं, तो ऐसा लगता है रोड हमें पीछे जा रहा है। कैसा लगता है, रोड पीछे जा रहा है। ये ऑब्जर्व किया होगा। जब हम लोग बस में, हमें मतलब जो रोड पे खड़ा हुआ उसको लगेगा कि बस आगे जा रही है, बस में जो पर्सन बैठे हैं वो आगे जा रहा है, बट जो रोड बस के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है बस के अंदर, वो अगर बाहर झुकेगा तो उसको लगेगा कि रोड पीछे चल रहा है। ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। तो जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है उसी चीज़ को हम लोग मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे कार हो गया, ये ए हो गया या बी हो गया, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है, उनके बीच का जो गैप चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। समझ पा रहे हैं, समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए मूव कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, बी मूव कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। क्या ए बी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या बी ए के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम पर्सन, अगर मैं ए के बारे में बात करूँ तो ए रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ी होगी कि मोशन क्या होती है, समझ पा रहे हैं। तो मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि अकेले ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जर्वर कोई ना और हम लोग बोल दें कि ऑब्जेक्ट मोशन में, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग मोशन डिफाइन करेंगे तो मोशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना, दो चीज़ों का होना आवश्यक है। क्या, एक तो ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। समझ पा रहे हैं ना, ये समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन क्या है, मोशन इट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, ऑब्जेक्ट जिसको स्टडी करा जा रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो ये क्या है, मोशन क्या है, इट इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो भाई हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैंने ये बोला, ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए ब्लॉक टाइप का कुछ ले लेते हैं, और ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इनके बीच का जो गैप है ना वो चेंज हो रहा है। सपोज इस गैप को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है ना, तो एक्स चेंज हो रहा है, ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन हो गया, ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर बहुत, देखो फिजिक्स, जो हम लोग फिजिक्स में ऑब्जर्वर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जर्वर हमारे लिए एक रेफरेंस है। ऑब्जर्वर क्या है, रेफरेंस, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग इस आगे हम लोग एक मतलब जो मोशन में हम लोग एक टर्म पढ़े होंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक तरह से यही ऑब्जर्वर जो है ना, वही हमारे लिए क्या बन जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक रेफरेंस बन जाता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसके रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की हम लोग पोजीशन मेजर करते हैं। एंड इफ दैट पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है ना। ये समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एंड ठीक है ना, दिस इज ऑब्जर्वर। एंड एक्स जो है ना, इफ, ठीक है ना, इफ एक्स चेंजेस, एक्स चेंज करेगा, ठीक है ना, एक्स क्या पोजीशन, ठीक है ना, चेंजेस, देन क्या हम लोग बोलेंगे, देन वी विल से, ठीक है, वी विल से दैट, इस ऑब्जेक्ट में बोल देता हूँ बी, देन ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट बी क्या करेगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ आ रहा है। तो मोशन क्या है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो मैंने जस्ट डिफाइन कर दिया मोशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग आएंगे मोशन एंड ग्रेविटी भी, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे आते हैं, एंड देन, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी होगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है हमने पढ़ी होगी, वेलोसिटी, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। वेलोसिटी को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब एक वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज v इक्वल टू कितना हम लोग लिखते हैं क्या, dx/dt, ठीक है ना, dx/dt, ठीक है। सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है ना, x एक्सिस मैंने ले लिया, और इस x एक्सिस जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, x एक्सिस पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, x एक्सिस पे
कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब यहाँ पे एक तरह से ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर, ओ ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, सपोज एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को मैंने P बोल दिया एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी V एंड इट्स पोजीशन एट एनी टाइम क्या है x, ठीक है ना। किसी भी टाइम पे इसका जो पोजीशन मतलब x कोऑर्डिनेट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो कोऑर्डिनेट है वो पोजीशन हो गया, ठीक है ना, x है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन dx/dt, ठीक है, ये मैं पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी मतलब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, ठीक है ना, या डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो ये जब स्पीड कम ज़्यादा होती है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है ना। मतलब एक सेकंड, जैसे मान लो कि अभी वेलोसिटी जो है ना 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड अगर मतलब एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर जाएगा, 10 मीटर मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना मूव कर जाएगा ऑब्जेक्ट, 10 मीटर मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो सपोज इस एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, फिर 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है ना। मतलब 2 सेकंड का जो गैप है, 2 सेकंड में जो वेलोसिटी डबल हो गई, 10 से 20 हो गई, ठीक है ना। तो कितना चेंज आया, चेंज कितने का आया, 10 का आया, 10 से 20 मतलब चेंज 10 का ही हुआ ना। तो 10 सेकंड का जो चेंज हो रहा है मतलब 10 मीटर पर सेकंड से जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद इन 2 सेकंड, इसका मतलब 2 सेकंड का जो गैप है, तो dv क्या हो गया, एक तरह चेंज, dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और dt क्या है, टाइम इंटरवल, जितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया। तो चेंज अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, तो क्या हो जाएगा, चेंज 10 का आया, ठीक है ना, मतलब 10 मतलब फाइनल कितना 20 माइनस 10 ये चेंज हो गया, और टाइम इंटरवल कितना 2 सेकंड का। इसका मतलब एक्सेलरेशन जब मैं निकालूंगा तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए जो है ना कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो कितना, 5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब एक सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जा रही है एक सेकेंड में, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में बस थोड़ा सा बता आइडिया दीजिए कि मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें तो मोशन और ग्रेविटी पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो ये एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। एक्सेलरेशन के बाद देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, समझते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, देखते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम लोग बात करें तो देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, मतलब कोई चीज़ जो टाइम के साथ सेम रहे, चेंज ना हो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अब यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब एक्सेलरेशन में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इस तरह की मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस तरह की मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर दूँ तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया पहले से, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को थोड़ा सा और समझे तो इसका देखो मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं दोनों एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा केस जिसमें एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, ऐसा केस जिसमें एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, और एक ऐसा केस जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। दोनों के एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक्सेलरेशन, मान लो कि एक केस में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देखो मतलब क्या होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, जैसे मान लो अभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, t इक्वल टू 1 सेकेंड में मान लो, ठीक है ना, 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 मीटर पर सेकेंड आ रही है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो कितनी आ रही है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ रही है। t इक्वल टू, मतलब ये t यहाँ पे टाइम है, ठीक है ना, t इक्वल टू अगर बात करें t इक्वल टू 5, ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आ रही है, t इक्वल टू 4 सेकेंड में जो वेलोसिटी आ रही है वो 7 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है ना। एंड t इक्वल टू, अगर मैं बात करें t इक्वल टू 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 9 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 से आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी कितने 2 से चेंज होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कितने से 2 यूनिट्स चेंज होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 2 यूनिट्स चेंज होगी, ठीक है ना, यहाँ पे वेलोसिटी 2 यूनिट्स चेंज हो रही है, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हो रहा है पर सेकंड में बराबर अमाउंट से हो रहा है,
मतलब पहले सेकंड में मतलब पहले से लेकर दूसरे सेकंड का जो एक सेकंड का जो गैप है, उस सेकंड में जो वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 2 मीटर पर सेकंड से हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक सेकंड में वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, नेक्स्ट एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, ठीक है, और नेक्स्ट एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, ठीक है ना। तो हर कंसेक्यूटिव सेकेंड्स में जो मतलब वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बराबर अमाउंट से हो रहा है, ठीक है ना। तो हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हो रहा है बराबर अमाउंट से हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, समझ पा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो एक्सेलरेशन जब मैं निकालूंगा तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, 3 - 1 अपॉन टाइम इंटरवल, समझ पा रहे हैं ना, 3 - 1 2 अपॉन 1 सेकंड, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इस केस में कितना हो गया, ये वाला जो केस आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला केस में एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ आ रहा है ना। मतलब हर एक सेकंड में जब स्पीड वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, कितने से हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी एक बराबर अमाउंट से बढ़ रही है हर एक इंटरवल में, हर एक, ठीक है ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, समझ आ रहा है, इसका मतलब समझ आ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना, ये एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये एग्जांपल हो गया, सही है ना, सही है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, समझो कि मान लो t = 1 सेकेंड पे वेलोसिटी जो आ रही है कितनी आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है ना। बट t = 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी हो जा रही है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी मान लो कि 3 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है ना। एंड t = 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आ रही है ये मान लो कि 7 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है ना। एंड t = 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आ रही है वो मान लो कितना 13 मीटर पर सेकेंड आ रही है, 13 मीटर पर सेकेंड आ रही है। t मान लेते हैं कि 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आ रही है वो मान लो कि 24 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब देखो इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो सेकेंड वाला पैटर्न है उस पैटर्न को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड वाले पैटर्न को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो मुझे क्या पता चलेगा, देखो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना, अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखता हूँ, ठीक है ना, सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, देखो कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है, और ये जो है ना यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस की अगर बात करें, ठीक है ना, तो जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, ठीक है ना, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे कितने का आ रहा है ये, ठीक है ना, ये 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो डिफरेंस है देखो, अब इसमें क्या है ना, वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक सेकंड में बराबर अमाउंट से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक सेकंड में बराबर अमाउंट से नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी का इंक्रीमेंट अगर बराबर अमाउंट से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, पहले सेकंड के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, दूसरे सेकंड के लिए एक्सेलरेशन पहले सेकंड में कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, फिर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। मतलब दूसरे जो एग्जाम्पल लिया है तो उसमें जो मोशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, समझ आ रहा है, ये क्लियर है ना, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट होगा बराबर अमाउंट से होगा। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो वेलोसिटी है ना वो बराबर अमाउंट से चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। बट हमें अभी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल है, क्या है, सिंपली
क्या है, समझ आ रहा है ना। मतलब जो मोशन और ग्रेविटी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल है। ऊपर से बॉल नीचे गिरती है, नीचे से बॉल ऊपर जाती है, ठीक है ना। मतलब कोई पार्टिकल ऊपर फेंको, कोई बॉल ऊपर फेंको, कोई स्टोन ऊपर फेंको, या ऊपर से नीचे ड्रॉप करो, सीधा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है ना। मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक्सेलरेशन जो वहाँ पे रहता है वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम पे एक्सेलरेशन हम लोग यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन मान के चलते हैं, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो समझ पा रहे, तो हमें बेसिकली जो मोशन में ग्रेविटी पढ़ना है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना। तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को और थोड़ा डिटेल में पढ़ने का है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देखो हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 3 इक्वेशन पढ़ी होंगी, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना, के लिए हम लोगों ने 3 तरह की इक्वेशन पढ़ी होंगी। क्या क्या, देखो हम लोगों ने पढ़ा होगा ये पहला इक्वेशन b इक्वल टू कितना होता है u प्लस ए टी, एस इक्वल टू कितना होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। एंड बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 2as, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 2as। ये 3 इक्वेशन अगर हम लोगों ने मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा होगा तो रेक्टिलिनियर मोशन में शुरुआत में हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सारे टर्म को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, उनका सभी का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। ये ओरिजिन हो गया, किसी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल यहाँ पे था और इसकी वेलोसिटी u थी एट t इक्वल टू मान लेते हैं कि जीरो। जब पार्टिकल चलना शुरू करा, इसकी स्पीड u थी, इसकी वेलोसिटी u थी, एंड इट इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी u इनिशियली एट t इक्वल टू जीरो। इनिशियली मतलब u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू जीरो मतलब टाइम जब जीरो था, जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट पहले चल नहीं रहा था, ऑब्जेक्ट पहले से भी हो सकता है चल रहा हो, बट जब मैंने ऑब्जर्वर ने जब ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करा उस टाइम को मैंने टाइम जीरो बोल दिया, और t इक्वल टू जीरो पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसको मैंने क्या ले लिया u क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। एंड आफ्टर सम टाइम ये आगे चला गया और कुछ समय बाद इसकी जो वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन मैंने क्या ले लिया, मान लो राइट तरफ एक्सेलरेशन कितना a, ठीक है ना। इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या ले लिया a, ठीक है, सही है। और इनिशियली t इक्वल टू जीरो से लेकर ये टाइम जो है ना क्या हो गया t, तो t टाइम तक जब इसने कुछ डिस्टेंस कवर करा, यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया s से। तो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया s से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे s से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारे पैरामीटर, तो इनिशियल वेलोसिटी u, अगर मुझे अगर मान लो तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, और टाइम t पे मुझे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का है तो हम लोग इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। एक पार्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेकेंड इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लो मुझे टाइम गिवन नहीं है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकुलर टाइम इंटरवल बट वी हैव नॉट बीन गिवन टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट मुझे पता रहेगा, ठीक है ना, या डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता रहेगा, फाइनल वेलोसिटी पता रहेगा, और एक्सेलरेशन गिवन रहेगा, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो इक्वेशन है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, हमारा जो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में होता क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हम लोग बात करें तो मोशन ग्रेविटी में थोड़ा सा हमने पढ़ा होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना, ये क्या है ग्राउंड, ठीक है ना, ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब मैंने किसी बॉल को, किसी पार्टिकल को, किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, किधर फेंका, ऊपर की तरफ, ऐसे थ्रो किया। जब मैंने इसको थ्रो किया किसी वेलोसिटी u से, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है ना। बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, सीधा ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। जब मैं सीधा ऊपर थ्रो करूँगा मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद बॉल रुक जाएगी, कि धीरे जैसे ऊपर जाएगा रुकेगा और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब बॉल पहले ऊपर जाएगा, ये बॉल पहले ऊपर जाएगा और एक टाइम पे जाके ये रुक जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम पे जाके ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना, रेस्ट पे आ जाएगा, ये एट रेस्ट,
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर रुका रहेगा, रुका तो नहीं रहेगा ऊपर। हाँ ये बॉल जो है ना, ऐसा तो नहीं यहाँ पर रुका रहेगा, ठीक है ना। ये बॉल ऊपर जाने के बाद फिर ये बॉल ऊपर से फिर ये नीचे भी आएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। मतलब ये बॉल ऊपर गया, ऊपर के बाद ये फिर नीचे गिरना शुरू कर देगा और फाइनली ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, देखो जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इन दोनों ही में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या कॉमन है इसमें, इन दोनों ही केस में इस बॉल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वो किधर लग रहा है हम लोग जानते हैं, जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखो अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रही है ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन की वजह से ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाना शुरू करता है कुछ टाइम बाद नीचे गिर जाता है। समझ आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मान लो हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा और साथ ही साथ हम लोग अगर न्यूटन का सेकंड लॉ भी पढ़ा होगा, तो न्यूटन के सेकंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स और मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन। हम लोगों ने पढ़ा है F = m × a, सही है ना। अब तो अगर F = m × a, इसका मतलब a = कितना हो जाएगा, F/m हो जाएगा। तो a = क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। अगर a = F/m आ गया, इसका मतलब देखो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उधर ही होगा जिधर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। हमने एक्सेलरेशन क्या बोला, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उधर ही फोर्स लग रहा है जिधर वेलोसिटी, मतलब देखो अगर किसी की स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब मैं उधर ही फोर्स लगा रहा हूँ जिधर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। बट अगर कोई रुक रहा है, अगर रोकना है तो मैं चल इधर रहा है और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके कोई ऑब्जेक्ट रुक पाएगा। समझ आ रहा है ना। मतलब जब हम लोग कोई व्हीकल चल रहा होता है रोड पर, अगर मुझे रोकना है तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने में क्या होता है, तो ब्रेक लगाने की जो ग्राउंड सरफेस होती है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है उस, जैसे इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी, ये मान लो कि व्हीकल है, ठीक है ना, ये व्हीकल है, ठीक है, और ये व्हीकल आगे जा रहा है। तो आगे अगर जा रहा है तो इस रुकना है, तो इसका मतलब ये जो पहिए है ना, इस पर फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे तरफ फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये कुछ टाइम बाद ये व्हीकल रुक जाता है, ठीक है ना। तो मतलब जब भी किसी चीज़ को रोकना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब उसका जो एक्सेलरेशन आएगा उसके मोशन के अपोजिट आएगा, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो मुझे पता है अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं क्या, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। समझ पा रहे ना। अगर वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कम रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव मान सकता हूँ तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब कोई चीज़ आगे जा रही है बट उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो फाइनल कम है और इनिशियल ज़्यादा, तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है, ये मतलब हुआ। समझ पा रहे हैं ना, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, तो ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फिर बाद में नीचे गिरा, तो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब तब भी फोर्स नीचे लग रहा है, और ऊपर से जब नीचे आ रहा है फिर तो स्पीड बढ़ रही है। ऊपर से जब मतलब ऑब्जेक्ट तो नीचे आ रहा है और स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब फोर्स तो तब भी नीचे ही लग रहा है, बट फोर्स उधर लग रहा है जिधर ऑब्जेक्ट चल रहा है। पहले जब ऊपर जा रहा था फोर्स नीचे लग रहा था, जो ऊपर से नीचे कर रहा है तब भी फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन एक बार मोशन के सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक बार मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो दोनों केस में जो इफेक्ट आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, एक बार स्पीड कम हो रही है और दूसरी बार स्पीड बढ़ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में जो एक्सेलरेशन होता है, हम लोग एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोगों ने पढ़ा होगा, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सिंस हम लोग जो रेफरेंस यूज करते हैं, जो फ्रेम हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग मानते हैं कि ऊपर वाले डायरेक्शन में लोग पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन में लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग ऐसे ही करें, बट हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा ही कैसे लेते हैं, हम लोग ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को हमारे मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बदल भी सकते हैं। हम नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं, उससे कोई फर्क क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो भी इक्वेशंस आगे बनाएंगे उनके लिए हम लोग ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और नीचे वाले डायरेक्शन क्या मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, मतलब जो भी क्वांटिटीज का डायरेक्शन नीचे तरफ होगा उनको लोग नेगेटिव लेंगे और जिन भी क्वांटिटीज का डायरेक्शन ऊपर रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। समझ पा रहे हैं ना। बट देखो जब ये ऊपर जा रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, इन दोनों ही केस में फोर्स तो नीचे ही लग रहा है और जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है ना वो नीचे की तरफ है, ठीक है ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, माइनस जी, और जी की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते होंगे, जी की जो वैल्यू होती है, जी कितना लेते हैं हम लोग, जी की वैल्यू लेते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं तो जी की जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, जी ठीक है ना, कितना होता है जी की जो मतलब वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना, 9 पॉइंट, ठीक है ना, 8, ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग जी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10, ठीक है ना। और कहीं मेंशन नहीं कर रहा खाते तो हम लोग 10 ही लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
समझ आ रहा है? तो जब कुछ क्वेश्चन में जहाँ पे स्पेसिफिकली 9.8 कुछ क्वेश्चन में लेना रहता है, वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो कि टेक वैल्यू ऑफ जी टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट अगर मेंशन नहीं कर रखा तो हम लोग जी की वैल्यू 10 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना? और जहाँ तक टाइम कन्फ्यूजन कोई क्रिएट ना हो तो जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखी होती है। ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड का 9.8 मीटर पर सेकंड, दोनों ही केस में देखो जब ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से बहुत दूर नहीं जा रहा है, बहुत दूर मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा तो जनरली 100 मीटर ऊपर जाएगा, 200 मीटर ऊपर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो करा और इतनी तेज़ी से थ्रो कर दिया कि वो हमारे अर्थ की सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर चला गया, 60 किलोमीटर ऊपर चला गया, 100 किलोमीटर ऊपर, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते। ठीक है ना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1000 किलोमीटर जा सकता है, मतलब किसी मशीन का यूज़ करके 1000 या 2000, उसके बाद ही नीचे गिरेगा। ठीक है ना, मतलब जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो उतने डिस्टेंस के लिए, मतलब अर्थ से अगर ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट मानने का मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है वो। ठीक है ना, कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, इसका मतलब ये तीन जो इक्वेशन है ना, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है ना, तो जो हम लोगों ने ये तीन इक्वेशन यूज करी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वहाँ पे जस्ट ए है ना, जहाँ पे यहाँ पे ए आ रहा है उधर क्या लग जाएगा, बस माइनस ई लग जाएगा, और इन्हीं इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लगाऊंगा तो जैसे मान लो ये ऊपर फेंका जा रहा है, किसी भी टाइम पे ऊपर के लिए अगर बात करें, इसकी वेलोसिटी वी है, किसी भी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है, वी आ रही है। तो मैं अगर वी लिखूंगा तो वी, और ये टी इक्वल टू 0 पे मान लो फेंका गया था, इसको टी इक्वल टू 0 फेंका गया, ये टाइम टी पे है, टाइम टी पे है। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर अपवर्ड मोशन को ऑब्जर्व करता हूँ, अपवर्ड मोशन को, ठीक है ना, किसको एनालाइज कर रहा हूँ, अपवर्ड मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, बी इक्वल टू लिखूंगा क्या, यू प्लस ए टी, और जहाँ पे ए है, जिधर ए है ना उधर क्या लग जाएगा, माइनस का जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस का जी टी। समझ आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा, दूसरी जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट वो एस है, तो एस इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यू टी। ठीक है ना, एंड जहाँ पे ए है उधर अगर हम माइनस डाल लेंगे तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दी, एंड थर्ड इक्वेशन विल बी, ठीक है ना, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब जहाँ पे a है तो मैंने माइनस ही डाल दिया, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2gs। ठीक है ना, ये समझ आ रहा है ना। ये हमारे पास तीन इक्वेशन है जिसका हमें यूज़ करके ग्रेविटी वाला, मोशन और ग्रेविटी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब मैं कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पहले वाले केस का अगर डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये वाला केस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है हमने, ठीक है ना, अपवर्ड जर्नी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपवर्ड जर्नी के लिए बात कर रहे हैं कि बॉल को मैंने ऊपर फेंका। ठीक है ना, अपवर्ड मोशन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अपवर्ड मोशन। ठीक है, ठीक है ना, जो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अपवर्ड मोशन के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब ये हाइज, मैंने बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट को, एक पार्टिकल को मैंने ऊपर थ्रो करा, एक बॉल को ऊपर थ्रो करा, इनिशियल वेलोसिटी यू है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी कम होगी कम होगी, और जब ये हाइजेस्ट पॉइंट पे जाएगा तो फॉर इंस्टेंट के लिए जब रुकेगा तो उस इंस्टेंट पे रुकेगा, रुकना मतलब रुक गया, रुकना मतलब क्या है, वो रेस्ट पे आ गया। कहाँ से, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर कहाँ पे, ग्राउंड पे। ठीक है ना, तो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर उसको लगा कि बॉल रेस्ट पे आ गई, तो जब बॉल रेस्ट पे आ जाएगी जिसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, एट रेस्ट, ये आ गया एट रेस्ट पे। समझ पा रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे क्या क्या इसमें निकालना रहेगा, मुझे निकालना है कि ये मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है ना, हाइट कितना आएगा ये। ठीक है ना, मुझे हाइट कैलकुलेट करना, हाइट कितना आएगा, हाइट निकालनी है। ठीक है, चलो तो मैं हाइट निकालता हूँ। ठीक है ना, तो हाइट कितनी आएगी, हम तो हाइट कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि जो हाइट है ना यहाँ पे, कि टोटल जो हाइट है कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, वो हाइट कितनी आ रही है, ये आ रही है हाइट h। कितनी आ रही है, हाइट h आ रही है। ठीक है ना, कितनी हाइट आ रही है, h हाइट आ रही है। अब मुझे h कैलकुलेट करना, साथ ही साथ मुझे ये निकालना है कि इधर से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना लगा। तो टाइम जो लगा उसको मैंने ले लिया क्या, t। टाइम कितना लगा उसको मैंने क्या ले लिया, t। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना उसको मैंने ले लिया कैपिटल T। ठीक है ना, मतलब टोटल ऊपर जाने का टाइम क्या लगा, ठीक है ना, उसको मैंने t ले लिया। सही है ना, ऊपर जाने का टाइम उसको मैंने t ले लिया। ठीक है ना,
ठीक है, सही है। और साथ ही साथ जैसे ऊपर जा रहा है इसलिए मैं टाइम ऑफ असेंट ए लिख देता हूँ मैं, टी ए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ऊपर जा रहा है असेंट और नीचे आएगा तो डिसेंट, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ असेंट जो है मैं टी ए ले लिया, टाइम ऑफ असेंट क्या ले लिया, टी ए, सही है, ठीक है। तो मुझे क्या क्या निकालना है, एक तो हाइट निकालनी है, दूसरा टाइम ऑफ असेंट निकालना है। कैसे निकाला जाए, बहुत आसान है। अगर मैं टाइम निकालना चाह रहा हूँ, मुझे क्या क्या पता है, मुझे देखो जी पता है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे जितनी स्पीड से उसको थ्रो करा जा रहा है वो मुझे पता है, और मुझे एक चीज़ और पता है, फाइनल जब हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे टाइम निकालना, तो कैपिटल अगर ये स्मॉल टी है ना, इसकी जगह मैं अगर टी ए डाल दूंगा, इसका मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया, जिसका मतलब उस टाइम पर वेलोसिटी जीरो है। अगर उस टाइम वेलोसिटी जीरो तो इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ असेंट के लिए अगर बात करें, टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने का जो टाइम है, अगर उसको मैं निकालना चाहूँ, ठीक है ना, टाइम ऑफ असेंट टी ए, अगर मुझे टी ए निकालना है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एट टी इक्वल टू टी ए, जब टाइम ऑफ असेंट के बराबर होगा उस समय वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। उस समय वेलोसिटी की जो वैल्यू है ना वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके, ठीक है ना, पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका हम लोग यूज़ करके आगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, सही है। मतलब मैंने क्या करा, ये इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। मतलब ये है कि मैंने एट टाइम जब टी के बराबर रहेगा उसमें वेलोसिटी जीरो, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मैंने यूज़ करा, मतलब जीरो इक्वल टू कितना, यू माइनस जी इंटू यहाँ पे टी है, उधर मैंने टी ए डाल दिया, और टाइम ऑफ असेंट की जो वैल्यू है ना वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो यू बाई जी, ठीक है ना। मतलब नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम है वो कितना आया, यू बाई जी। नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम है वो कितना आ गया, यू बाई जी आ गया, ठीक है ना। नीचे से ऊपर जाने का टाइम आ गया टू यू बाई जी आ गया, सही है। अच्छा, अब मुझे और निकालना है हाइट निकालना है। अगर मैंने टाइम निकाल लिया तो टाइम को यहाँ पे रख सकते हैं, मुझे डिस्प्लेसमेंट एस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एच है ना, हाइट, ठीक है ना, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर मुझे टाइम नहीं पता है तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, इसका यूज़ करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, सही है। अब देखो मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं बात करूँ जब डिस्प्लेसमेंट जो एस की जो वैल्यू है ना, डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक का एस डिस्प्लेसमेंट लिखा, अगर मैं टाइम यहाँ तक का बात करूँ तो यहाँ पे एस की वैल्यू एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बात करूँ व्हेन एस इक्वल टू एच, ठीक है ना, व्हेन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, उस समय वेलोसिटी जो है ना कितना रहेगा, जीरो रहेगा। अगर वेलोसिटी जीरो रहेगा तो मैं ये थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, टू माइनस का जी इंटू एस की जगह मैंने एच डाल दिया, और ये तो बी जीरो है फाइनल, मतलब माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का टू जी एच। इसका मतलब एच की जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू जी। समझ पा रहे हैं, एच की वैल्यू कितनी हो जा रही, यू स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है ना। एच की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, यू स्क्वायर बाई टू जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। मतलब जो मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम आ रहा है, मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम आ रहा है वो तो हम लोगों ने यू बाई जी निकाला, और साथ साथ मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, कितनी हाइट आएगा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ से हम लोग हाइट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों ने ऊपर जाने का हाइट कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लिया, और साथ ही साथ हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना टाइम लगेगा वो यहाँ से निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपवर्ड मोशन के बारे में हो गया। अपवर्ड मोशन कैसे कर रहा है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं, जब ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है, तो फॉर डाउनवर्ड जर्नी के लिए अगर बात करें, ठीक है, तो फॉर डाउनवर्ड जर्नी, ठीक है, तो डाउनवर्ड जर्नी के क्वेश्चन दो तरह से हो सकते हैं, जैसे बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे गिर रहा है, या ऐसे हो सकता है जैसे मान लो कि मैं किसी छत पे खड़ा हूँ, ठीक है ना, किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, और बिल्डिंग से ऊपर से किसी चीज़ को, बॉल को जस्ट छोड़ दूँ, छोड़ने का मतलब जस्ट रिलीज कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो जब मैंने किसी चीज़ को छोड़ा, रिलीज करा, तो इसका मतलब उसकी इनिशियली मैंने ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे पुल, मतलब इसे मैंने उसको पुश नहीं करा, धक्का नहीं दिया, ऐसे थ्रो नहीं करा। जब मैं थ्रो नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब जैसे ऐसे हमारे हाथ में था, छोड़ दिया इसका मतलब रिलीज कर दिया, तो मतलब उसकी जो वेलोसिटी रहेगा इनिशियल कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना, जीरो रहेगा। तो अब मैं डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, डाउनवर्ड, ठीक है ना, मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन की अगर बात करें, ठीक है ना, तो डाउनवर्ड मोशन की अगर बात करें, ठीक है ना, मोशन टू ग्रेविटी में डाउनवर्ड मोशन, तो जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, और जब बॉल गया ऊपर, ठीक है ना, और ऊपर जाने के बाद ये गिरना शुरू करा, ठीक है ना, गिरना शुरू करा फॉर डाउनवर्ड मोशन। अब मैं सिर्फ डाउनवर्ड मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि ऊपर ये हाइट कितनी आ रही है, ये हाइट जो है ना कैपिटल एच आ रही है, हाइट कितनी आ रही है, कैपिटल एच, ठीक है, हाइट जो आ रही है कैपिटल एच आ रही है, और ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब यहाँ से इसको रिलीज करा गया, ठीक है ना, रिलीज्ड, अगर छोड़ा गया इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बॉल जब ऊपर गया,
हाईजेस्ट पॉइंट से वेलोसिटी 0 हो गया। अब मैं हाईजेस्ट पॉइंट के बाद मैं मोशन को दोबारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जो हाईजेस्ट पॉइंट है ना वो हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल टाइम हो गया, ठीक है ना। इनिशियल टाइम मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है ऊपर से नीचे गिरने के लिए, ठीक है ना। मतलब हम टाइम कहाँ से काउंट कर रहे हैं, पहले हम टाइम काउंट कर रहे थे जब ये इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंका गया था, तो टाइम मैं ग्राउंड से काउंट कर रहा था। अब मैं टाइम को जो मेजरमेंट कर रहा हूँ, टाइम का जो मेजरमेंट कहाँ से कर रहा हूँ, जो ऊपर से नीचे गिरना शुरू करा, मतलब जब हाईजेस्ट पॉइंट पर पहुंचा और हाईजेस्ट पॉइंट से नीचे गिरना शुरू करा ना, उस पोजीशन से मैं टाइम को काउंट करना शुरू किया, ठीक है ना। मतलब हमारा इनिशियली टाइम एक तरह से ये हो जाएगा टाइम t इक्वल टू 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अच्छा, तो u 0 है, यहाँ पे t 0 है, और ऊपर से ये नीचे गिरना शुरू किया, ऊपर से नीचे गिरना शुरू करा। मेरे से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, देखो जब ये ग्राउंड को टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी वो मुझे निकालना है, ठीक है ना। ग्राउंड से टकराएगा ये पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी वो हमें निकालना है, सही है ना। अब h हमें क्या क्या दिया हुआ, हमें h की वैल्यू गिवन है, मुझे क्या दिया हुआ, h की वैल्यू गिवन है, मुझे टाइम भी नहीं पता। यहाँ पे जो टाइम, जब ये टाइम कितना रहेगा, मतलब ऊपर से नीचे आने का टाइम जो है ना, उसको मैं लिख दिया टाइम ऑफ डिसेंट TD। अब ये कितना आएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम कितना लगेगा वो भी मुझे नहीं पता। तो मुझे दो चीज़ें नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा और साथ ही साथ जब ये टकराएगा तो ऊपर से टकराने तक का जो टाइम है वो कितना रहेगा, वो हमें चीज़ें निकालनी है। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। अच्छा, मान लो ये ऊपर से नीचे गिरा और ये बीच में कहीं पे अटक गया, मतलब बीच में तक कहीं तक पहुंच गया, ठीक है ना। अब बीच में कहीं पहुंचा तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन v से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो इसको मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट को h से स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे वेलोसिटी का रिलेशन लिखना है, मुझे अगर टाइम निकालना है तो मेरे पास मुझे पता है, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ का डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन लगाता हूँ, एस इक्वल टू कितना यू टी। अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास एस इक्वल टू कितना आता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन रहती है ना। अब u तो 0 है, इनिशियलिटी कितनी है 0 है, और a कितना माइनस जी, इसका मतलब जब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब ये u तो 0 है, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये, और a माइनस जी रखोगे तो ये माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर से नीचे आने के लिए, सही है ना, सही है ना। अच्छा, अब इनिशियल पोजीशन ये हमारा ग्राउंड रेफरेंस है, ये रेफरेंस ऑब्जर्वर यहाँ पे, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे आने का, नीचे आ रहा है ना, इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, डाउनवर्ड। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डाउनवर्ड मोशन को हम लोग नेगेटिव लेंगे और अपवर्ड मोशन के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब ये फाइनली टकराएगा तो मैं बोल, ठीक है, जब टकराएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना कितना हो जाएगा, माइनस का h, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस का h, और माइनस का h इक्वल टू माइनस का 1/2 जी इंटू टाइम कितना रहेगा, टी डी का स्क्वायर, ठीक है ना, टी डी का स्क्वायर, सही है ना, टी डी का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और टाइम के लिए जब मैं सॉल्व करूँगा टाइम की वैल्यू कितनी जाएगी, ऊपर से नीचे आने का जो टाइम है कितना हो जाएगा 2h/g, ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना हो गया भाई 2h/g, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशन, ठीक है ना। ये ऊपर से नीचे आने का टाइम जो है कितना हो गया, 2√2h/g, ठीक है ना, ये टाइम आ गया, सही है। एक चीज़ और हमें निकालना है कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये फाइनल जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी वो मैं कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी कैसे निकालना है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में देखो मुझे b निकालना है, u 0 है, g मुझे पता है, और s भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, s भी मुझे पता है। तो इस एक अननोन बचा क्या, b मुझे कैलकुलेट करना है। अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, करूँ तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस u 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है ना, माइनस का g, ठीक है ना, और s अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो माइनस का h, ठीक है ना। u 0 जब मैं इसको सॉल्व करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करूँगा तो b की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, √2gh, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2gh, ठीक है ना, b की वैल्यू आ गई √2gh, सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। इवन आगे वाले चैप्टर्स जो हम लोग आगे चैप्टर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, मतलब जब हम लोग आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, चाहे वो वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो गया, चाहे मतलब सेंटर ऑफ मास चैप्टर हो गया, ठीक है ना, तो उन सभी चैप्टर्स में इन रिजल्ट्स का यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। टाइम ऊपर से, अब देखो ये टी 2√h/g हो गया, और ये v इक्वल टू √2gh। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब ये टकरा रहा है ग्राउंड, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, √2gh आ रही है। अगर मान लो ऐसे ग्राउंड हटा देता, मान लो ये ग्राउंड सरफेस नहीं है, तब ये वेलोसिटी नहीं आती क्या,
तभी तो वही वेलोसिटी रही होती है ना, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है ना, एक्सेलरेशन वही है। मतलब ये है कि अगर हवा में अगर कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत वेलोसिटी 0 हो और अब छोड़ा जाए तो उस अगर h डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, h डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा तो h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, √2gh। समझ पा रहे ना। अगर वो हाइट ग्राउंड से है, अगर वो हाइट कहाँ से, ग्राउंड से है, तो ग्राउंड को टकराएगा तो इतनी वेलोसिटी टकराएगा। लेकिन अगर यही जो हाइट है ना, यहाँ ना होकर मैं यहाँ से छोड़ा होता, ठीक है ना, ऊपर से छोड़ा होता, ऊपर से अगर ये नीचे h डिस्टेंस नीचे आया होता, ठीक है ना, ग्राउंड को टकराना होता, बस h डिस्टेंस चला हवा में, तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, √2g। तो हमें याद क्या रखना है, मतलब अगर हवा में कोई ऑब्जेक्ट चलता है, h डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब उसकी जो स्पीड होती है, अगर शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी तो छोड़ा गया, ठीक है, तो जहाँ से छोड़ा गया उधर से h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है कितनी, √2gh हो जाती है। और साथ ही साथ जो टाइम होता है, टाइम कितना हो जाएगा, √2h/g। ठीक है, ये दोनों ही रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है ना। ठीक है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, अब मान लो ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जो एक तरह से ये वाला जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये इसी वाले का आधा पार्ट है। यहाँ पर तो मैंने बोला कि ऊपर से छोड़ा गया, मान लो ये जो बॉल ऊपर फेंकेगी और ऊपर से फेंकने के बाद फिर नीचे गिर रही है, ठीक है। अगर दोनों को मैं क्लब कर देता हूँ तो मैंने पता है कि जब ये नीचे से ऊपर गया तो मैंने हाइट कैलकुलेट करी, हाइट कितनी आ रही है, √u²/2g, हाइट इतनी आ रही है, समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये मैं पहले कैलकुलेट करी। अगर मैं उस हाइट को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या होगा, ठीक है ना, उस जो हाइट है ना ऊपर से नीचे आ रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है, टाइम ऑफ डिसेंट को मैं कैलकुलेट मतलब रिलेट करना चाह रहा हूँ टाइम ऑफ असेंट से, ठीक है ना। चलो देखते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने टाइम ऑफ डिसेंट जो निकाला है, टाइम ऑफ डिसेंट जो हमने निकाला है, टाइम ऑफ डिसेंट TD, तो टाइम ऑफ डिसेंट जो निकाला √2h/g, √2h/g, जहाँ पे h है तो मैंने क्या डाल दिया, u²/2g डाल दिया, ठीक है ना। तो 2 × h की जगह u²/2g और अपॉन में कितना है बताओ यहाँ पे g, सही है ना। जब इसको सॉल्व कर दो ये 2 से 2 कट जाएगा, u²/g² का इसका मतलब कितना आ जाएगा, u/g आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट जो है ना वो कितना आ गया, u/g। अब क्या पता चल रहा है इससे, देखो मैंने टाइम ऑफ एसेंट जो कैलकुलेट करा था, टाइम ऑफ एसेंट जो निकाला था, ये टाइम ऑफ एसेंट कितना निकाला था, वो भी u/g था, और टाइम ऑफ डिसेंट जो आ रहा है वो भी कितना है, u/g। मतलब ये है कि अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है, बराबर टाइम लगता है दोनों में, समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितना यहाँ से ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये सिमेट्री है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों केस में एक्सेलरेशन तो सेम ही है, ये तो बराबर ही है ना दोनों केस में, चाहे नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे आए, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g के बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ असेंट दोनों सेम है, समझ आ रहा है ना। एक चीज़ और, अगर मैं बात करूं जो h इतना है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो फाइनल जो वेलोसिटी है ना टकराने की, उसके बारे में अगर बात करें तो v = मैंने कितना निकाला, √2gh, जहाँ पे h है तो मैंने डाल दिया कितना, u²/2g। अब जब इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, u के बराबर आ जाएगा। ये कौन सा u है, जब मैंने नीचे से ऊपर फेंका था उस टाइम शुरुआत वाला वेलोसिटी था, समझ पा रहा ना। मतलब ये है जब किसी चीज़ को ऊपर फेंका मैंने तो नीचे से ऊपर गया, ऊपर से जब नीचे वापस उसी जगह पर टकराया, तो इसका मतलब दोनों ही केस, मतलब जितनी स्पीड से मैंने ऊपर फेंका था उतनी स्पीड से वापस ग्राउंड को टकराएगा, समझ आ रहा है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी मैं बता देता हूँ। देखो मैं इन चीज़ों को कंक्लूड कर देता हूँ, मैंने क्या पढ़ाया आज, ठीक है ना, कि मोशन ऑफ ग्रेविटी जो ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन का एग्जांपल है। हम लोग 3 जो इक्वेशन रहती हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² - u² = 2as, इन तीनों ही इक्वेशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू g, एंड सिंस हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो एक हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस का g, एक हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस का g, ठीक है ना। जहाँ पे v = u + a की a आ रहा है उधर हमने -g रख देना बस, ठीक है। तीनों इक्वेशन में एक ही जगह -g रख देना, और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। फिर हम लोगों ने आगे डिस्कस किया कि अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है तो ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हाइट कितना आएगा, और साथ ही साथ हाइट हमने निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, ठीक है ना। फिर अगर किसी जगह से ऊपर से छोड़ा गया तो नीचे जब टकराएगा तो कितनी स्पीड टकराएगा, और साथ ही साथ जब ऊपर से नीचे आएगा तो, ठीक है ना, कितना टाइम लेगा। और फिर हम लोगों ने ये देखा अगर मान लो दोनों चीज़ें एक ही साथ, दोनों चीज़ों को क्लब कर दिया, मतलब अगर कोई बॉल को ऊपर फेंका अगर फिर ऊपर से नीचे गिर रही है, तो फिर हमने देखा जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है, सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब और जितनी स्पीड से ऊपर फेंका जाता है उतनी स्पीड से ये टकराता है,
ठीक है ना। लेकिन ये जो सिमेट्री है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से जाने के जो मतलब ऊपर से नीचे आने, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, दोनों केस में टाइम बराबर, और साथ ही साथ जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से टकराया, ये सिमेट्री तभी रहती है जब मैं एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो मेरा जो एयर रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, हवा का जो प्रभाव है ना, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वो हमने क्या करा, वो नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस को हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो जब, ठीक है ना, अगर कुछ मेंशन नहीं करा जाए, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा जाएगा एयर रेजिस्टेंस के बारे में, तो हम लोग एयर रेजिस्टेंस को लेके नहीं चलेंगे, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन भी रहता है, मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर लेता हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो आज ये क्लास हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। मतलब हम लोग अभी तो ग्राउंड से एक चीज़ को फेंक रहे हैं, फिर हम लोग किसी बिल्डिंग में जाकर ऊपर फेंकेंगे, फिर वो ग्राउंड पे जाकर टकराएगा, तो कितनी स्पीड टकराएगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। और इस जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर मोशन और ग्रेविटी में जो रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।